वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की ये वीडियो होगी हमारी यूनिट 5 जो कि हम पढ़ रहे हैं अपना BPCC 113। तो इसकी आज हम लोग कवर करेंगे यूनिट 5 यौन विकार और जेंडर डिस्फोरिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, आप लोग चाहो तो आगे पढ़ लेना, लेकिन सब कहानी आगे से स्टार्ट है तो आगे ही सब लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सामान्य कामुकता क्या है? ठीक है, सामान्य या वांछित मानव यौन व्यवहार को परिभाषित समय और स्थान के साथ भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए वॉन क्राफ्ट एबिंग ने दावा किया कि जल्द ही हस्तमैथुन यौन अंगों को नुकसान पहुंचाना और यौन ऊर्जा के एक सीमित भंडार को समाप्त कर देगा। ठीक है, विक्टोरियन दृष्टिकोण यह कहता है कि अधिक यौन गतिविधि को यौन भूख खतरनाक थी और इस प्रकार विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इसे रोकना पड़ा। वर्तमान विचार विभिन्न प्रकार की यौन अभिव्यक्तियों के प्रति बहुत सहिष्णु प्रतीत होते हैं। यह केवल तभी होता है जब ये कल्पनाएं अन्य लोगों को प्रभावित करने लगती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। वे असामान्य रूप से योग्य होने लगती है। यदि यौन पूर्ति कठिन और सामाजिक रूप से अस्वीकार हो जाती है तो उसे असामान्य माना जाता है। 3 प्रकार के यौन व्यवहार इस प्रकार परिभाषा को पूरा करते हैं। सबसे पहले लिंग पहचान विकार, स्वयं के जैविक लिंग के साथ मनोवैज्ञानिक असंतोष। यह विकार प्रकृति में विशेष रूप से यौन नहीं हो सकता है, बल्कि एक पुरुष या महिला के रूप में व्यक्ति की पहचान में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा, सेक्स करते समय पर्याप्त रूप में कार्य पद्धति करने में कठिनाई को विभिन्न यौन विकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और तीसरा, पैराफिलियस नाम की एक श्रेणी है जो यौन विचलन के लिए एक शब्द है। इसमें ऐसे विचलन सम्मिलित है जिसमें अनुपयुक्त वस्तुओं या व्यक्ति के संदर्भ में यौन उत्तेजना होती है। लेकिन इस विकारों को समझने से पहले इस प्रश्न पर फिर से विचार करना है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या है जो सामान्य यौन व्यवहार के रूप में मान्य है। सामान्य को समझने के लिए एक तरीका यह है कि समाज में प्रचलित मानदंडों या प्रचलित चीज़ों को समझा जाए। हालांकि यह जरूरी नहीं कि इसकी ओर जाने से सबसे सही या सटीक तरीका हो। बिली टैनफोर्ड, ग्रैडी और क्लेपिंगर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 3,321 पुरुषों का साक्षात्कार लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 से 39 वर्ष आयु वर्ग में। ठीक है, अध्ययन में सभी प्रतिभागियों को कम से कम योनि संभोग में यौन अनुभव किया गया था। अध्ययन में 3/4 प्रतिभागी मुख्य मैथुन में लगे थे, लेकिन केवल 1/5 ने ही कभी गुदा मैथुन में भाग लिया था। शोध की एक और खोज, लगभग 23% लोगों ने 20 या अधिक भागीदारों के साथ यौन संबंध बनाए थे, जिसे उच्च जोखिम वाला व्यवहार माना जाता है। पिछले वर्ष के दौरान 70% से अधिक ने केवल एक यौन साथी पाए गए। इस शोध में आश्चर्यजनक निष्कर्षों में से एक यह था कि अधिकांश पुरुषों केवल विषमलैंगिक व्यवहार में लगे थे, लेकिन समलैंगिक के साथ ही विषमलैंगिक व्यवहार में लगे थे, जबकि केवल 1% समलैंगिक व्यवहार में विशेष रूप से सम्मिलित थे। तो याद रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली: सेक्स, पुरुष या महिला होने के गुण, संभोग, योनि में कामुकता, लिंग, जेंडर पहचान, भूमिका, लैंगिक रुझान, आनंद, अंतरंगता और प्रजनन संबंधित हैं। यौन स्वास्थ्य दैनिक बौद्धिक और सामाजिक पहलुओं के किरण है जो व्यक्ति संचार में प्रेम, सकारात्मक करते हैं। यौन प्रतिक्रिया चरण: कई शोधकर्ता ने यौन प्रतिक्रिया चरण को समझने की कोशिश की, लेकिन
केसी ने होना चाहिए, ये कैंसे समूह 1940 दशक में लोगों की उनकी कामुकता के विषय में साक्षात्कार करने के लिए एक सफल प्रयास किया गया। यौन व्यवहार का शरीर विज्ञान और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोगशाला में, मतलब ये मुख्य रूप से ये चीज़ें है ना, जो यौन लोगों में ये यौन व्यवहार होता है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है और कितना होना चाहिए, कितनी समानता है, ये सब चीज़ों पे ये चैप्टर पूरा समझाया गया है। इंट्रोडक्शन मान लो इसका तो यही है कि कितना सही होता है, कैसा व्यवहार को बहुत सही माना गया है, कौन सा व्यवहार खराब है, कौन से व्यवहार में आप साइकोलॉजिकल थोड़े से परेशान हो सकता है। ये सब चीज़ों में कई तरीके की विकार होता है। तो मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र के चरण डिफाइजर फेज, ऑसरल फेज और ऑसल फेज और प्लेटियूज फेज, ओगार्स फेज होते हैं कुछ चक्र, रेसोल्यूशन फेज, जब टाइम पास है। टाइम पास मतलब कि आप लोग के खुद के पढ़ने लायक ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ाएंगे अब। यौन विकारों को उल्लेख यौन रोगों के रूप में किया जाता है। यौन रोग यौन सुख और संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा, क्षमता और कमी को संदर्भित करता है। देखो यही चीज़ें बताई गई, मुख्य रूप से यही चीज़ है। यौन रोग, यौन सुख, बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, प्राप्त करने की इच्छा बहुत है, ठीक है, क्षमता में कमी से संदर्भित है। ये सब चीज़ों से मुख्य रूप से यौन रोग और यौन विकार होते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जैसे कि DSM-5 द्वारा वर्गीकृत है, जिसमें यौन इच्छा और उत्तेजना शामिल है, संभोग संबंधी विकार और यौन दर्द विकार शामिल है, ठीक है। पुरुष हाइपोएक्टिव अवक्रिया यौन इच्छा विकार, अवक्रिया यौन इच्छा विकार से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी यौन गतिविधि में बहुत कम या कोई रुचि नहीं है और कम से कम 6 महीने के लिए यौन विचारों को इच्छाओं के लिए निम्न स्तर के कारण व्यवस्थित है, ठीक है। इसमें कोई इच्छा नहीं होती। यह पाए गए कि हार्मोनल कारणों की तुलना में मनोवैज्ञानिक कारण पुरुषों में यौन इच्छा से अधिक निकटता से जुड़ा होता है कि इच्छा नहीं होती तो क्या करें, और टेस्टोस्टेरोन के स्तर वाले पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब आपके हार्मोनल ही इतने वृद्धि नहीं होता है कि आप की वो इच्छा जागृत होती है, तो उस तरीके के इंजेक्शन देना ही उसके चिकित्सा में आता है। इरेक्टाइल विकार, इरेक्टाइल विकार एक यौन उत्तेजना विकार है। यहाँ मुद्दा यौन इच्छा नहीं है। कामोत्तेजना विकार से पीड़ित व्यक्तियों में यौन आग्रह और यौन संबंध बनाने की तीव्र इच्छा हो सकती है, लेकिन समस्या शारीरिक रूप से उत्तेजित होने में है। प्राप्त इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने की असक्षमता वाला पुरुष पर्याप्त और यौन संभोग के लिए इरेक्शनाइन विकार का निदान किया जाता है। इसका निदान केवल तभी किया जा सकता है जब मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा कारकों के संयोजक रूप से कठिनाई और मनोवैज्ञानिक होती है। बकवास चिकित्सा तो किसी को भी इसमें देख करके कामुकता और किसी को भी देख करके यौन विकार आने लगना ही इसका मुख्य रूप से परिचय होता है। और कर आना लेकिन उपस्थित होने पे कर नहीं पाना, संबंध नहीं बन पाना, यही इसमें प्रॉब्लम्स होती है। समयपूर्ण स्खलन विकार, DSM-4 के DSM-4 TR के समयपूर्ण वीर्यपात के DSM-5 में प्रारंभिक वीर्यपात विकार कहा जाता है। वीर्यपात प्रवेश सबसे पहले, उसके बाद बहुत जल्द हो सकता है। इसमें पहले कि पुरुष चाहे, इससे पहले कि पुरुष चाहे, मतलब अध्ययन पता चलता है कि इस विकार के साथ वीर्यपात की औसत अवधि लगभग 15 सेकंड है, मतलब बहुत जल्दी। क्षमता बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, इसके लिए बहुत तरीके की दवाई इसकी चिकित्सा में होगी। चलो यार क्या टाइम पास बना दिया, साइकोलॉजी का इससे क्या लेना देना। तो इसका कुछ वो मानदंड है वो भी पढ़ लेना। और क्या पढ़ा है, क्या पढ़े। पुरुष विलंबित पतन विकार,
यह पुरुषों में समूह के दौरान वीर्यपात की क्षमता को दर्शाता है। वीर्यपात की कुल क्षमता वाले पुरुष लगभग जिनमें वीर्यपात विकार देरी से है उत्तेजना का संभोग से प्राप्त कर सकते हैं। महिला यौन रुचि उत्तेजना विकार। शोध के अनुसार जिन महिलाओं में यौन इच्छा कम होती है उनमें यौन क्रिया दौरान उत्तेजना का स्तर भी कम होता है, और यह इस प्रकार महिलाओं के लिए DSM-5 महिला में यौन रुचि विकार में रुचि उत्तेजना की श्रेणी में जोड़ा गया। मतलब कई सारी महिलाएं होती है जिनमें यौन उत्तेजना नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उनमें और वो उन चीज़ों को बहुत आनंद नहीं ले पाती, कोई बात नहीं। तो उनमें अलग तरीके की दवाएं होती हैं, अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। ये विकार होता है कि सामने वाले को भी उसमें फिर उतना मज़ा नहीं आता है ना। तो बस कहानी ऐसी है। यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए कई प्रकार की काम उत्तेजना मौजूद नहीं है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो फिर उसका इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। इसके कुछ मानदंड दिए हुए हैं। तो सब साइड होता है, मेल फीमेल बोथ साइड में अलग अलग तरीके के होता है। पहले तो बहुत ज़्यादा कम उत्तेजनाएँ होती है, कम रुचि होना, कम इंटरेस्ट होना। फिर कई तरीके के दर्द विकार होता है, कई तरीके की फिर क्षमता में कमी होती है, और फिर कई तरीके के दर्द वर्द होते हैं। DSM क्या है ये? पट जट मतलब कि शायद ये 4 है ने दो यौन दर्द विकारों का उल्लेख किया था, वेजिनिज्म और डेस्प्यूनिया, जिन्हें अलग अलग श्रेणी में समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक रिपोर्ट की कमी के कारण DSM-5 में जोड़ा गया है। तो अलग अलग तरीके का है, जिसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग स्थानों पर दर्द होता है। आप लोग पढ़ लेना, कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है जिसे पढ़ाई जाए। तो फीमेल ऑर्गेज्म विकार ये सब भी क्या पढ़ाएंगे आप लोग पढ़ो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। जेंडर डिस्फोरिया, चलो आओ। पुरुषत्व और स्त्रीत्व, पुरुषत्व और स्त्रीत्व का सार एक गहरी बैठी हुई व्यक्तिगत भावना है, और इस लिंग की पहचान कहा जाता है जो जेंडर भूमिकाओं से अलग है। जेंडर भूमिकाएं प्रत्यक्ष व्यवहार और पुरुषत्व और स्त्रीत्व के विषय में है। हालांकि लिंग पहचान और जैविक सेक्स के साथ ही मजबूत संबंध है, लेकिन सहसंबंध उत्तम नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि वे गलत सेक्स के शरीर में फंस गए हैं, यानी उनका शरीर लिंग उनकी पहचान की भावना के अनुरूप नहीं है। DSM-5 के अनुसार जेंडर आइडेंटिटी विकार को जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। यह किसी भी सेक्स आधारित शारीरिक विषमताओं में किसी का सामाजिक रूप से निर्दिष्ट लिंग के साथ होने वाली असुविधा है। निदान को अधिक वर्णनात्मक और सैद्धांतिक रूप से यथासंभव तटस्थ बनाने के लिए परिवर्तन किया गया है। इसलिए जिन लोगों को पहले लिंग पहचान विकार का पता चला था उन्हें निश्चित रूप से जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव होगा। मतलब कि पहले तो चलो इसको बाद में देखते हैं। यह ध्यान में रखा गया कि एक ही व्यक्ति के भीतर डिस्फोरिया की डिग्री अलग अलग हो सकती है या समय पर उतार चढ़ाव हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा कहानी। दूसरे लिंग में कुछ क्या बात चल रही है, सामने वाली की बात चल रही है, क्या हो रहा है कहानी। बचपन में जेंडर डिस्फोरिया जिन लड़कों में जेंडर डिस्फोरिया होता है वो आमतौर पर उन गतिविधियों के साथ एक चिन्हित व्यस्तता दिखाते हैं जिन्हें आमतौर पर लोग पारंपरिक रूप से स्त्री के साथ परिभाषित किया जाता है, क्योंकि तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं और वीडियो। अच्छा, मतलब वो लोग
जो सामने वाले के लिंक के प्रति इतना आकर्षित रहते हैं और लेकिन अपने लिंक से असंतोष की भावना से रहते हैं और दूसरे के लिंक के ऊपर ज़्यादा आश्रित रहते हैं कि मतलब कि हम काश लड़की होते, हमारे पास ये होता, वो होता, हैन होता, तैन होता। लड़की बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं और लड़की की तरह कपड़ा पहनते हैं, लड़की की तरह चलते हैं, इसलिए वो अपने लिंग से असंतोष और अलग अलग तरह की भावना व्यक्त करते हैं। तो इसमें कई तरह का मानदंड होता है, कई सारी चिकित्साएँ होती है, लैंगिकता होती है। हमारे नेक्स्ट जेंडर डिस्फोरिया वाले वयस्कों में अपने लिंग के स्थायी रूप से बदलने और उस लिंग के में जाने की इच्छा हो सकती है जिनके साथ वे पहचानते हैं इसे ट्रांससेक्सुअलिज्म कहा जाता है। ये आमतौर पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करके किया जाता है, मतलब अपना जेंडर छोड़कर दूसरे को डेंजर में जाना। यह शायद एक दुर्लभ विकार है क्योंकि पिछले कुछ यूरोपीय शोधों ने सुझाव दिया कि 30,000 पुरुषों में 1 लाख महिलाओं में एक सेक्स निर्देशित मिंट सर्जरी लिंग पुनरावृत्ति चिकित्सा की तलाश करता है, लेकिन हाल के ही कुछ अध्ययनों ने सुझाया कि इन पश्चिमी देशों में लगभग 1200 पुरुषों में एक पुरुष इसे चुनते हैं। 12,000 पुरुषों में से मतलब कि अपने लिंग परिवर्तन कराया जाता है। 1 लाख में एक औरत और 12,000 पुरुष में 30,000 पुरुष में एक पुरुष। पैराफिलिक विकार क्या पढ़ा है इसमें, कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। तो कहानी ख़त्म लगता है। यौन संबंधी पीड़ा बहुत तरीके की है। बाल कामुकता विकार कई लोग को बच्चों के साथ करना होता है बड़े होने के बाद भी। बकवास है। सो गाइस, चैप्टर कुछ बड़े लोगों क्या है, बड़े लोग के हिसाब से पढ़ने का है। ऐसी चीज़ें पढ़ाई दी जाती है, ऐसी चीज़ें आप लोग खुद समझोगे अगर आप लोग समझना चाहो तो, नहीं तो बहुत बढ़िया कोई चैप्टर है नहीं और इतना से इसका साइकोलॉजिस्ट को इतना लेना देना है भी नहीं। सो 5वीं यूनिट हमें लगता है ऐसे ही हाय हेलो में ही स्टार्टिंग हुई। सेक्सुअल लाइफ और दूसरे जो जेंडर्स होते हैं मेल फीमेल, इन सब में और ट्रांसजेंडर और अलग अलग तरीके के विकारों से भरी पड़ी हुई है। तो इसे आप लोग पढ़ो, समझो, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि आप भी मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर में से कोई ना कोई तो एक होगे। तो क्यों होती है ऐसी चीज़ें, तो आप पढ़ना समझना और कितने तरीके का विकार होता है। तो अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप उससे समझ सकते हो। नया चैप्टर तो नहीं स्टार्ट हो गया? नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। तो खंड 2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग को किसी भी तरीके कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी भी तरीके कोई पर्सनल क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोई सुझाव देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कमेंट आप लोग करना ही करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बाद में करना, लेकिन कमेंट पहले करना। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर कुछ जानना हो उन लोग को भी तो इस विषय में। तो नहीं तो चलते हम लोग गाइस नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक जाते जाते आप लोग को टाटा बाय बाय। और किसी भी तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या पर्सनल तरीके से मुझे मैसेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पर्सनल लिंक्स दिए हुए, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना।